हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राष्ट्र त्रिपाठी फिर से आपके साथ। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विंड्स डायरेक्शन। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी पवनें हैं, वो किस दिशा से चलती है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना अगला टॉपिक, विंड्स डायरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, विंड्स डायरेक्शन या पवनों की दिशाएं। तो पवनों की दिशाएं देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लोब पर जो वायुदाब पेटियां हैं वो कहाँ कहाँ है, किन अक्षांशों पर है। तो हम वायुदाब पेटियां देखेंगे और वायुदाब पेटियां समझने से भी पहले हमें अक्षांशों को समझना होगा। वायुदाब पेटियां समझने से पहले हमें अक्षांशों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई है। इसमें मैंने देखिए ये कुछ आपको दिख रही होगी, इस तरह से पूर्व से पश्चिम फैली हुई लाइनें, यही क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांशों का विस्तार कहाँ होता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। अगर इनको मेज़र करने की बात करें तो देखिए इनको मेज़र कैसे करते हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश जो है वो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के उत्तर या फिर दक्षिणी भाग में कोणीय दूरियां होती है। ये देखिए, ये है पृथ्वी का सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से आप देख रहे हैं इस प्रकार ये एक एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी की परिधि पर हम 40 डिग्री एंगल पर निशान लगा लें और उन सभी निशानों को, यानी कि 40 डिग्री के एंगल वाला जो निशान हमने लगाया है उन सबको मिला लें, तो आपको ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। कौन सी? ये 40 डिग्री अक्षांश वाली। ये आपके क्या है? 40 डिग्री का अक्षांश है। कहाँ से खींचा है आपने? इस पृथ्वी के केंद्र से आपने एक एंगल बनाया है। इस भूमध्य रेखा को ले लीजिए, पृथ्वी केंद्र को ले लीजिए और यहाँ आपने क्या बनाया? 40 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से मैं यहाँ भी 40 डिग्री का एंगल बना दूँ। तो इस प्रकार से समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इस प्रकार पूरे ग्लोब पर 181 डिग्री अक्षांश है, जिनमें से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, 90 डिग्री अक्षांश से आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके अलावा एक है आपके 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इक्वेटर या फिर विषुवत रेखाएं। तो इस प्रकार अपने पास टोटल अक्षांश हो गए 181 डिग्री। देखिए, इस चित्र में मैंने अक्षांश दिखाए हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश होते हैं। ये देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ये है 20 डिग्री अक्षांश। ये है आपके 40 डिग्री का अक्षांश। ये है 60 डिग्री का अक्षांश और ये है 80 डिग्री का अक्षांश। ये पूरे ग्लोब पर इस प्रकार फैले हुए हैं। फिर है आपके देखिए साउथ में 20 डिग्री अक्षांश, ये है 40 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार से कहाँ आपके दक्षिणी गोलार्ध तक क्या है? 90 अक्षांश है। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश है। और जो अक्षांश पूरे ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांटता है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक अक्षांश और अलग से दिखाया हुआ है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपके कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। चलिए, हमने अक्षांश रेखाएं देख ली है, अब हम देखते हैं दाब पेटियां। तो देखिए, यहाँ मैंने दिखाई है दाब पेटियां। ये देखिए कहाँ चलती है। ये जो आपको लाइनें दिख रही है, इस प्रकार से आपको लाइंस दिख रही है, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं बनाई हुई है। तो देखिए ये कहाँ चलती है। तो हमारे ग्लोब पर 7 वायुदाब की पेटियां हैं। कितनी? 7 वायुदाब की पेटियां हैं। ये देखिए, ये आपका है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के पास जो वायुदाब पेटी है उसका नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसका विस्तार होगा आपके 0 डिग्री से आप 5-5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में। इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर या फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ पर आपको पता है साल भर सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, जिस कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। और उस अधिक तापमान के कारण क्या होता है? वायुदाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट पेटी है, आप यहाँ देखिए, ये है आपके 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ,
यहाँ पर जो वायुदाब की पेटी है वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र? ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर वायुदाब रहता है उच्च। उच्च वायुदाब रहने का कारण है यहाँ पर जो तापमान है न्यूनतम रहता है। न्यूनतम क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होती है, उनका एंगल बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर तापमान कम रहता है और उस निम्न तापमान के कारण ही जो है यहाँ पर वायुदाब उच्च रहता है। उसके बाद देखिए ये आपकी 3 पेटियाँ हो गई। एक हो गई भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, एक ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में, एक ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में। ये दोनों हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के जो पास का एरिया है वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं जो पेटियाँ बच गई हैं, तो उसके बाद जो पेटी है वो है, ये देखिए आप, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये कहाँ है? ये है 30 डिग्री अक्षांशों से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आपके हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। यहाँ इसके उच्च दाब होने का कारण है कि यहाँ आपकी जो निम्न दाब की पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, एक उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती है वो इन भागों में यानी उच्च दाब की पेटी जो है ये यहाँ पर आकर ये हवाएं अवतलित होगी, जिस कारण यहाँ का वायुदाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तो ये पेटी भी आपके उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्धों में भी है, उन्हीं अक्षांशों में। उसके बाद हमारे पास एक पेटी और है, वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये कहाँ है? 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांशों से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में है सब पोलर हाई प्रेशर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? निम्न वायुदाब है। ये किस कारण उत्पन्न होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से हवाएं क्या होगी? ऊपर उठेगी और यही हवाएं आपके जहाँ पर उच्च दाब है वहाँ पर नीचे अवतलित होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास हो गई 7 वायुदाब की पेटियाँ। इनको कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए इनके बीच में जो गैप है वो 30-30 डिग्री का गैप है, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। 0 डिग्री पर आपके तापमान अधिक है, इसलिए दाब क्या है? निम्न। उसके बाद जो नेक्स्ट पेटी है वहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब। उसके बाद जो नेक्स्ट पेटी है वो है आपके निम्न दाब की, कहाँ पर? उपध्रुवीय। ये है उपध्रुवीय और ये है ध्रुवीय। तो इस प्रकार ये लाइन्स हैं आपके उपध्रुवीय और ध्रुवीय। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल पेटियाँ कितनी हो गई? टोटल पेटियाँ हो गई 7। एक जो आपके दोनों अक्षांशों में 0 डिग्री से 5 डिग्री है निम्न दाब, फिर उच्च दाब की पेटी है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में, फिर है निम्न दाब की पेटी उपध्रुवीय क्षेत्रों में 60 डिग्री से 65 डिग्री और फिर है 90 डिग्री पर उच्च दाब की पेटी। ये 30-30 डिग्री के अक्षांशों के गैप से है। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इन पेटियों में ऋतु परिवर्तन के साथ विस्थापन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उस वक्त क्या होता है? सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर चमक रही है उस वक्त क्या होगा? जो सारी पेटियां होगी वो कहाँ? उत्तर में विस्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, लंबवत रहेगा, यानी कि दिसंबर में, उस वक्त जो है सभी पेटियां दक्षिण में खिसक जाएगी। अब मैंने पवने पढ़ाने से पहले इनको क्यों बताया है? तो इसका कारण ये है कि पवने जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आपका है जैसे हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। तो पवने जो चलेगी वो इस प्रकार चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी क्या चलती है? पवने चलती है। ठीक है, तो देखिए पवने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब देखिए पवनों की दिशा कैसे पता लगाएं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं वायुदाब की पेटियाँ कि किन अक्षांशों में कौन सी वायुदाब की पेटी है, और इसके अलावा हम ये देख चुके हैं जो पवने हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ देखिए मैंने फिर से ये पेटियाँ दिखाई है, वायुदाब की पेटियाँ, यही इक्वेटोरियल लो,
यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, और इसे ही डोलड्रम भी कहते हैं। उसके बाद ये है सब ट्रॉपिकल हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाबी HP लिखा है, यानी कि हाई प्रेशर उच्च दाब की पेटी। यहाँ पे LP लिखा है, यानी कि लो प्रेशर निम्न दाब की पेटी। जैसे इसको कहते हैं हम डोलड्रम, कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश पर जो निम्न दाब की पेटी है वो, इसे हम डोलड्रम कहते हैं। उसी प्रकार 30 से 35 डिग्री अक्षांश का जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड या फिर अश्व अक्षांश। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका टेम्परेट लो, यानी कि उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है। ये आपकी किन अक्षांशों में, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच लो प्रेशर निम्न दाब की पेटी टेम्परेट लो, या फिर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, या फिर इसको सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर है 90 डिग्री अक्षांशों में उच्च वायुदाब की पेटी। तो इस प्रकार हमारे पास हो गई है 7 पेटियाँ, 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। 1 2 3 4 5 और एक 90 डिग्री नॉर्थ, एक 90 डिग्री साउथ पर। तो ये 7 पेटियाँ, और इन 7 पेटियों के बीच में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी पवनें। तो देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर 30 डिग्री अक्षांश पर, यहाँ पर है 0 डिग्री पर लो प्रेशर। तो हवाएं चलनी चाहिए कुछ इस तरीके से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन हवाएं चलती कैसे है, ये देखिए यहाँ पर विंड की डायरेक्शन दिखाई है, ये यहाँ पर दिखाई है ये। तो ये किस वजह से इस तरीके से चल रही है, तो हमें पता है पवनें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। लेकिन पृथ्वी की जो घूर्णन है, दैनिक गति जो है, उसके कारण इन हवाओं में क्या होता है, विक्षेपण होता है। इसे ही क्या नाम दिया गया, कोरियोलिस बल या फिर कोरियोलिस फोर्स, जो कि उत्पन्न होता है पृथ्वी की घूर्णन या फिर दैनिक गति के कारण। इसके कारण पवनों की दिशा में विक्षेपण होता है, मतलब अपने जो मार्ग पर, जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए उससे वो विचलित हो जाती है। तो इसका मार्ग ये था, लेकिन ये विचलित हो गई है। और किस तरफ चलेगी विचलन के बाद, तो फेरल महोदय ने कहा था कि ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाहिनी ओर राइट साइड में विक्षेपित होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ होगी, अपने लेफ्ट साइड में विक्षेपित होगी। तो आप देख लीजिए कैसे हो रही है, ये इसकी दिशा होनी चाहिए और ये अपने राइट में विक्षेपित हो गई। इसका राइट क्या है, ये वाला। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ होगा, ये इसकी दिशा होनी चाहिए थी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन अपने लेफ्ट में विक्षेपित हो गया, दिशा हो गई ये। तो अब आप बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो पेटी है 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच वाली जो पेटी है, ये कौन सी हवाओं की पेटी है, ये है व्यापारिक पवनें, जिन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड्स। तो अब मैं अगर पूछूं इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट। तो ये हवाएं चल रही है ऐसे, इस प्रकार। तो ये दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो हवाओं की दिशा इनकी उत्तरी गोलार्ध में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, ये है, ये मतलब ये आपके साउथ से आ रही है, साउथ और ईस्ट से आ रही है। तो इनकी दिशा क्या हो गई, साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दक्षिण पूर्वी। आप समझ गए। उसके बाद देखिए ये जो पेटी है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच की पेटी, यहाँ पर जो पवनें चलती है वो चलती है पछुआ पवनें, जिन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज यानी जो वेस्ट से आ रही है, वेस्टर्लीज पछुआ पवनें। इनकी दिशा क्या होती है, तो देखिए ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। तो इन पवनों को चलना कुछ इस तरह था, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड में डाइवर्ट होगी, विचलित होगी। इनकी दिशा अब हो गई है ये मतलब ये दिशा आपके साउथ है, इधर क्या है, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट पश्चिम पछुआ पवनें, दक्षिण पश्चिमी पछुआ पवनें। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। तो इस प्रकार इनकी दिशा होनी थी, लेकिन ये कैसे आ रही है, ये आ रही है आपके लेफ्ट साइड में विक्षेपित होगी। तो लेफ्ट साइड में विक्षेपित होने के कारण ये इनकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसका लेफ्ट आप देख लीजिए, ये हो जाएगा। तो अब ये दिशा हो गई है आपकी, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, तो ये हो गई नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ये कौन सी है, तो ये पवने हैं। आप 90 डिग्री पर आपको पता हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर कुछ इस तरीके से हवाएं चलनी थी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड में विक्षेपित होने का इनकी दिशा हो जाएगी ये, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होगी, एक सेकेंड, ये देखिए ये इनकी दिशा हो गई। क्यों? क्योंकि ये अपने लेफ्ट साइड में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो पवनों का जो नामकरण होता है ये इस आधार पर होता है जिस दिशा से वो आती है। तो ये दिशा कहाँ से आ रही है? नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रही है, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है, ये आ रही है आपके साउथ से और ईस्ट से, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। इसी प्रकार से पछुआ पवनों की बात कर लें तो पछुआ पवने कहाँ से चलेगी? पछुआ पवने चलेगी, ये दिशा है इसकी, मतलब साउथ और वेस्ट, ये साउथ ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट आपके वेस्टर्लीज, ये आपके हैं नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्लीज। इसी प्रकार से ये आपके हैं ध्रुवीय पवने। तो ध्रुवीय पवनों की और व्यापारिक पवनों की दिशा एक ही है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछ लिए कि पूर्वीय किस पवन को कहते हैं, ईस्टर्लीज किसको कहते हैं, तो ये देखिए इसका नाम है पोलर ईस्टर्लीज। इसका नाम ईस्टर्लीज इसलिए है क्योंकि जो कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपण होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों के पास होता है। तो ध्रुवों के पास इनका विक्षेपण इतना अधिक हो जाएगा कि ये लगेगी कि एकदम पूर्व से आ रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, अपन कंक्लूड करते हैं इस बात को कि पवनें जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो अपने ग्लोब पर जो पेटियां 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिनमें से हाई प्रेशर की आपके पास 4 वायुदाब पेटियां, 1 2 3 4, लो प्रेशर की 3 वायुदाब पेटियां हैं, 1 2 3। इन्हीं के बीच में आपके पवनें चलेंगी। कौन कौन सी चलेगी? ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें चलेगी 0 से 30 डिग्री के बीच में, 30 से 60 डिग्री के बीच में चलेगी पछुआ पवनें, और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलेगी पोलर ईस्टर्लीज या फिर ध्रुवीय पवनें। और इन सभी जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो इनकी दिशाओं में क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाओं में विक्षेपण होगा, और ये विक्षेपण किस तरफ होगा? उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के लेफ्ट साइड में होगा। तो इस तरीके से आप इनकी दिशा देख सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम एक और बात कर लेते हैं। यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ पे सेल्स लिखी है, हेडली सेल। हेडली सेल कहाँ चल रही है? देखिए ये आपके जो ट्रेड विंड्स का जो एरिया है वहाँ उसी में है हेडली सेल। ठीक है, ये सेल्स किस बेसिस पे किस बेसिस पे चल रही है? देखिए हेडली सेल, ये सेल्स जो बनी है धरातलीय पवनें यानी कि व्यापारिक पवन। फिर ये आपके निम्न दाब वाले क्षेत्र में हवाएं क्या होती है? ऊपर उठती है। तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी, फिर ऊपरी वायुमंडल में धरातलीय पवनों यानी व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में पवनें चलेंगी। कहाँ? ऊपरी वायुमंडल में। फिर यही हवाएं कहाँ अवतलित होगी? आपके इस उच्च दाब वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी? नीचे उतरेगी। तो इस प्रकार से एक पूर्ण साइकिल बन गया जिसे हम क्या कहते हैं? हेडली सेल कहते हैं। हेडली सेल आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री क्षेत्र में है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये धरातलीय पवनें हैं, फिर ये हवाएं यहाँ ऊपर उठ रही है, फिर ये धरातलीय पवनों की विपरीत दिशा में ये हवाएं चल रही है और यहाँ पर क्या हो रही है? अवतलित हो रही है। तो ये आपका एक साइकिल या फिर सेल बन गया जिसे क्या कहते हैं? हेडली सेल। तो सेल किस किस से बनी है? धरातलीय पवनें, फिर आरोही पवनें, यहाँ पे आरोही पवनें होगी, फिर धरातलीय पवनों के विपरीत पवनें चलेगी आपके ऊपरी वायुमंडल में, और यहाँ पर उच्च दाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर पवनें क्या होगी? अवतलित होगी यानी अवरोही पवनें। तो इस प्रकार इनसे मिलकर आपकी सेल बन गई है। इसी प्रकार से देखिए ये दूसरी सेल है फेरल सेल। ये कहाँ है? ये आपके पछुआ पवनों का जो क्षेत्र है 30 डिग्री से 60 डिग्री का क्षेत्र उसमें। तो यहाँ पर धरातलीय पवनें हैं आपकी पछुआ पवनें ये। फिर आपके इस क्षेत्र में लो प्रेशर वाले क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठी, और ये जो हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है दोनों ये उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय, यहाँ पर ये हवाएं क्या होगी? अवतलित होगी। तो इस प्रकार इस जो क्षेत्र में ये सेल बनेगी आपकी, ये बनेगी फेरल सेल, और इस क्षेत्र में 60 डिग्री से 90 डिग्री के क्षेत्र में जो सेल है उसका नाम है पोलर सेल या फिर ध्रुवीय सेल। तो इस प्रकार से 3 कोशिकाएं या फिर सेल है। 0 से 30 डिग्री के बीच में हेडली सेल,
30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में फेरल सेल और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है पोलर सेल या फिर ध्रुवीय सेल। आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू।